नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और क्लास लेने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। फटाफट से मुझे बता दीजिए किसी प्रकार की कोई समस्या तो आपको नहीं है। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट बताएंगे आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको ना हो। कैसे हैं आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं है? लेट क्यों हो गए आज? अरे भाई काम में लाग रहे थे थोड़ा। स्टार्ट करते हैं बिना परेशानी के। फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर आपका है ये, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। वैभव, बिल्कुल। हाँ भाई, मैं ठीक हूँ यार। अभी अमन बढ़िया हूँ मैं। शंकु भी आए हैं आज क्लास में। शंकु, क्या रे शंकु? हेडिंग डाल लीजिए, फंडामेंटल ड्यूटीज। ड्यूटीज, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज हेडिंग डाल लीजिए। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं। इसका मतलब होता है मौलिक कर्तव्य। कर्तव्य, इसका मतलब होता है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य। इसका पूरा नरेशन किस तरीके से चलता है हम उसके बारे में चर्चा करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज किस प्रकार से कार्यरत है, किस प्रकार से कार्यरत है फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन का मतलब हुआ इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा क्या है वो समझिए सर। इसकी परिभाषा क्या है सर? इसकी परिभाषा दैट इज वेरी सिमिलर बट दैट इज वेरी कॉमन। सिमिलर भी है, कॉमन भी है। तो उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि इसकी परिभाषा किस तरीके से आपको देखने को मिल रही है। ठीक है दीपक? इसको मतलब होता है ऐसे कर्तव्य, ऐसे कर्तव्य जो भारत में, इस शब्द को बहुत ध्यान से लिखना, जो भारत में नागरिकों के द्वारा फॉलो किए जाने चाहिए, अनुसरित किए जाने चाहिए। नागरिकों, भारत में नागरिकों द्वारा, को द्वारा, नागरिकों द्वारा सरकार के, सरकार के आह्वान पर, आह्वान पर अनुसरित किए जाते हैं, अनुसरित किए जाते हैं, अनुसरित किए जाते हैं, अनुसरित किए जाते हैं। इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये है क्या? द ड्यूटीज विच आर परफॉर्म्ड बाय, द ड्यूटीज विच आर परफॉर्म्ड बाय, विच आर परफॉर्म्ड बाय, द ड्यूटीज विच आर परफॉर्म्ड बाय होम, कौन परफॉर्म करता है? परफॉर्म्ड बाय सिटीजन्स, सिटीजन्स आफ्टर, आफ्टर। अब आवाहन करने का मतलब क्या होता है कि कहना, आग्रह करना। ठीक है, किसी से आग्रह करना। आफ्टर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑर्डर्स कह सकते हैं आप, इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं, गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस। सरकार चाहती है कि नागरिक इनको फॉलो करें, इसलिए इनको फॉलो किया जाता है। ठीक है, ये जो है ये मौलिक कर्तव्य कहलाते हैं। और ये जो होते हैं बाबू, ये संविधान के कहां अंदर, कहां आते हैं? संविधान के भाग 4A में आते हैं। संविधान के भाग 4A में आते हैं। 4A में इनको कंसीडर किया जाता है, यानी कि आर्टिकल, आर्टिकल 51A में। तो जितने ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं भाग 5, तो पहले आपको 4A पढ़ना पड़ेगा। डीपीएसपी हो गए हैं? बिल्कुल हो गए। तो डीपीएसपी के तुरंत बाद हम आगे थोड़ी भग जाएंगे। है भाई, आगे बढ़िए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य आप देखिए, उद्देश्य की हम चर्चा करते हैं। क्या उद्देश्य इसका आपको देखने को मिलता है?
क्या उद्देश्य आपको इसका देखने को मिलता है, वो बताइए। देखो, उद्देश्य की अगर मैं बात करूं, एक देश के अंदर एकता व अखंडता को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। देश में एकता व अखंडता को सुनिश्चित करना, देश में एकता व अखंडता को सुनिश्चित करना, एकता व अखंडता को सुनिश्चित करना, अखंडता को सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना, ensuring unity and integrity ensuring unity and integrity of a nation, इसका काम होता है। यानी अगर इनको फॉलो किया जाएगा तो इस देश के अंदर एकता व अखंडता का भाव बढ़ेगा। इसको लाने के पीछे का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, मैं उसकी बात कर लेता हूं, और देन ये कब जोड़ा गया उसकी बात कर लेता हूं। शुरुआत में नहीं था। एक का मतलब है अमेंडमेंटेड, अमेंडमेंटेड का मतलब है शुरुआत में तो ये नहीं था, इसको बहुत बाद में जोड़ा गया है। किस प्रकार से जोड़ा गया हम उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए समझिए, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की चर्चा कर लेते हैं। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस प्रकार से है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलो, इंटीग्रिटी का मतलब होता है जिसके टुकड़े ना हो सके। तो हुआ कब का है बाबू, तीसरी नेशनल इमरजेंसी की बात है, थर्ड नेशनल इमरजेंसी की बात है। तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की बात है, तीसरे राष्ट्रीय आपात की बात है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात है। तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की बात है कि भाई तीसरा नेशनल इमरजेंसी भारत में लगा था। 75 से लेकर 77 तक चला है, 75 से लेकर 77 तक चला है, 77 तक चला है, 75 से लेकर 77 तक चला। अनाउंस कब किया जाता है, 25 जून में। भैया तो अनाउंस हुआ कि जी नेशनल इमरजेंसी चल रही है, दिक्कतें बढ़ गई, लोग परेशान हो गए। इसके बाद क्या होता है, लोगों का सरकार से भरोसा उठने लगा। क्यों जी, क्यों? दरअसल बाबू, ये जो आपातकाल लगाया गया था, ये इसलिए लगाया गया था क्योंकि इंदिरा गांधी का ऐसा मानना था कि शासन जो है देश के अंदर वो अस्थायी हो चुका है और लोग जो है वो आपस में मारकाट पर उतर जाएंगे क्योंकि शासन स्टेबलाइज नहीं है। अब इंदिरा गांधी ने किस लिए किया, अपने किसी निजी फायदे के कारण किया है, कुछ किया, वो एक अलग मैटर है, परंतु हमें यहां देखना है कि भाई यहां नेशनल इमरजेंसी लगी। जितने भी बड़े नेता थे, मोरारजी देसाई, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, या जो आपके जयप्रकाश नारायण, या मुलायम सिंह यादव और राजनाथ सिंह, ये जितने बड़े नेता थे उस समय के, इन सबको उठा के जेल में डाल दिया गया, ठीक है। अब उठा के जब जेल में आप इतने बड़े नेताओं को डालोगे तो लोग हिंसा पे उतर जाएंगे, और वो भी कांग्रेस के अगेंस्ट। तो लोग कांग्रेस के अगेंस्ट सड़क पर उतर गए। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, कि भाई तुमने हमारे नेताओं को जेल में क्यों डाला, क्या गलती थी उनकी? कह लगे भाई देश में अशांति थी, वो उसके खिलाफ बोल रहे थे तो बस इसलिए डाला। कह लगे नहीं, हम तो अपने नेताओं के साथ हैं। बात बढ़ती चली गई, बात इतनी बढ़ गई कि लोगों ने ना सिर्फ कांग्रेस का बहिष्कार किया बल्कि इंदिरा गांधी को भी बहुत अलग दृष्टि से देखा। जो मूर्तियां हैं वो टूटनी शुरू हुई। तो पुरानी जितनी भी देश की विरासत थी वो तो कांग्रेस से जुड़ी हुई है, क्योंकि कांग्रेस तो बहुत प्राचीन आपकी पार्टी है। तो उसकी जितनी भी ऐसी चीजें थी जो सड़क पर थी, और उसमें ना राष्ट्रहित में जितनी भी चीजें थी वो भी टूटने लगी। तो फिर लोगों ने ना सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साधा बल्कि संपूर्ण समाज पर निशाना साध दिया।
उन सभी आदर्शों पर निशाना साध दिया जिसने हमें आजाद कराया। तो देश के अंदर एक विचारधारा ऐसी आ गई जिसके लिए जरूरत थी कि उसको रोका जाए। अगर नहीं रोका जाता तो हमारी आजादी व्यर्थ थी। उसके लिए एक समिति बनाई जाती है। इंदिरा गांधी एक समिति को फॉर्म करते हैं जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। अब ये कैसे आया? देखो, स्वर्ण सिंह समिति की बात करते हैं हम, स्वर्ण सिंह समिति की बात करते हैं तो स्वर्ण सिंह समिति का नाम क्या है भाई? सरदार स्वर्ण सिंह है, हमारे विदेश मंत्री थे। तो उन्हीं के लिए भैया वो समिति फॉर्म की जाती है। उन्हीं से कहा जाता है कि आपको भारत देश के अंदर कुछ ऐसा कार्य करना है जो कि आपको लगता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज या कुछ भी ऐसा कार्य है जिससे देश में शांति आ पाए। उन्होंने कहा कि मैं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ देता हूं। अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ देता हूं तो लोगों को कुछ करने के लिए कार्य मिल जाएगा और देश में एकता व अखंडता का भाव आ जाएगा। इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है भाई, तो ये कर ले। तो स्वर्ण सिंह जी ने ये कर दिया। वो जाते हैं, समिति बनाते हैं, कुछ चीजों को ऐड करते हैं। इंदिरा ने पूछा कि कहां से लिया है? तो इंदिरा गांधी कहती हैं कि ये, जो स्वर्ण सिंह कहते हैं कि ये हमने यूएसएसआर से लिया है। ठीक है, ये बड़ी बात यहां पर आती है। तो जो मैंने बताया वो मैं लिख देता हूं। सर, बुक जो है हम लोग की, जो आपके द्वारा लिखी हुई है, क्या वो स्टेट पीसीएस के लिए काफी है? जी हाँ, वो स्टेट पीसीएस के लिए काफी है। यूपीएससी के प्री के लिए भी काफी है। लिखिए जो मैंने अभी बताया। मैं एररलेस किताबें लिखता हूं, ठीक है, मैं एरर वाली किताबें नहीं लिखता। और लोग की लिख देने एरा 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 होंगी है, पर साडी किताब च कोई एरा नहीं है। ठीक है, चलिए। तो मैंने बताया कि इसी के बाद, ठीक है, इस समय लोगों में देश के प्रति द्वेष भाव आता है। कांग्रेस तथा राष्ट्रीय एकता में, कांग्रेस तथा राष्ट्रीय एकता में विभेद आया। विभेद आया। डिस्प्यूट ऑफ बाय पीपल्स, डिस्प्यूट बाय पीपल्स, dispute by peoples against Congress and nation unity. नेशन यूनिटी। तो नेशन यूनिटी के अगेंस्ट या इन सब चीजों के अगेंस्ट ये बातें शुरू हुई। तो यहीं पर स्वर्ण सिंह समिति को बनाया जाता है। तो यहीं पर बनती है स्वर्ण सिंह समिति का फॉर्मेशन। स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई। स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई। स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई। स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई जाती है। स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई जाती है। स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई जाती है। स्वर्ण सिंह समिति क्या करती है? ये लगभग आपके 8 फंडामेंटल राइट्स की बात करती है। जैसा मैंने बताया, स्वर्ण सिंह समिति कहती है कि हाँ भाई 8 फंडामेंटल राइट होने चाहिए। ये रिकमेंड कितने करती है? इट रिकमेंड 8 फंडामेंटल राइट्स। ये सिफारिश करती है कितनी? पहले तो 20 करे थे इसने, पर मना कर दिया था। सिफारिश की 8 फंडामेंटल राइट्स की, 8 फंडामेंटल राइट्स की, सॉरी 8 फंडामेंटल ड्यूटीज की, कि भाई 8 मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। लेकिन सरकार ने इनके मौलिक कर्तव्य को देखा और 2 मौलिक कर्तव्य अपनी तरफ से जोड़े। सरकार ने इनके मौलिक कर्तव्य को देखा और 2 मौलिक कर्तव्य अपनी तरफ से जोड़े। और तो सरकार ने उसको रिकमेंड, परंतु सरकार ने फोर्टी सेकेंड संशोधन
1976 के माध्यम से 1976 द्वारा 1976 द्वारा कुछ ऐसा काम किया क्या कि 10 फंडामेंटल राइट्स छोड़ मारे। 10 फंडामेंटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी 10 फंडामेंटल कर्तव्य जोड़ दिए गए, मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। राइट। आज की डेट में कितने हैं बाबू? 11वां भी इसमें जोड़ा गया है। मैं लिख देता हूं, 86वें संविधान संशोधन में एक और जोड़ दिया गया है, +1। और ये +1 कब हुआ था? 86 CA, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और फंडामेंटल ड्यूटी छोड़ दी गई। और कितने हो जाते हैं टोटल? टोटल हो जाते हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी। ठीक है। पूछा जाता है कि इसका भाव कहां से लिया गया है? सर, दिस प्रोविजन टेकन फ्रॉम यूएसएसआर। यह प्रावधान यूएसएसआर से लिया गया है। अब देखते हैं कौन कौन से हैं से लिया है। प्रावधान कहां से लिया? यूएसएसआर से लिया है। नोट करो। ठीक है भाई, आगे बढ़े बिना परेशानी के। नोट हुआ? शाबाश। तुम इसकी हम बात करते हैं बिना परेशानी के। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि आपको कोई इससे रिलेटेड कोई भी इशू होगा। ठीक है, आप चीजों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या है पैटर्न? अब हम बात करते हैं संविधान का भाग 5 जो इसी से रिलेट करेगा। 4 तो हो गया, पर 4 के अंतर्गत 5 भाग से पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटीज आपको देखने को मिल जाएंगे। लीजिए, भारत में मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडिया। ड्यूटीज ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं। ठीक है, चलो। हाँ सर भैया, 10 फंडामेंटल ड्यूटी तो बता रहा हूँ, गलती से निकल गया था भाई। ठीक है, ये 5वां पार्ट कर रहा हूँ। तो मैं एक बार फाइल सर्च कर लेता हूँ, अगर सिस्टम में पड़ी हुई है तो इंग्लिश वाली फाइल मिल जाएगी तो वो हम डाल देंगे, और हिंदी में मैं बता दूंगा। अगर नहीं होगी तो फिर मैं दोनों में बता दूंगा। राइट। तो कोई ऐसा इश्यू हैगा नहीं।
ये लीजिए, इंग्लिश में फाइल मिल गई है, तो ये आपको इंग्लिश में याद करने में आसानी देगी। तो आप आसानी से लिख सकते हैं इंग्लिश वाले छात्र जितने भी हैं, ठीक है। हाँ वो मैं चिट्टी हूं, मैं इतनी तेज पढ़ लेता हूं उसको। अरे हिंदी में मैं लिख रहा हूं ना भाई जी। इंग्लिश वाले एस्पिरेंट इसमें लिख लेंगे पहला, इसको लिखते हैं 51 ए का स्मॉल ए, 51 ए का स्मॉल बी, 51 ए का स्मॉल सी, 51 ए का स्मॉल डी, 51 ए का स्मॉल ई। ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है जी हाँ। अब हिंदी वाले छात्रों को मैं लिख दे रहा हूं, तो जो मौलिक करते हैं जैसे 51 ए का स्मॉल ए, आप लिखिए ये क्या होता है। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत का सम्मान करना व उसके आदर्शों को संजोना या आदर्शों को हृदय में तार कर रखना। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत व राष्ट्रध्वज, और राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना तथा राष्ट्रध्वज का सम्मान करना तथा उसको इज्जत देना, या फिर उसके आदर्शों को समझना, उसके आदर्शों को समझना। आपको मतलब पता होना चाहिए राष्ट्रगान का मतलब क्या है। जैसे आप पढ़ते हैं पंजाब सिंध गुजरात मराठा, इसका मतलब देखो मैं पूरा नहीं गा सकता, इसके पीछे का रीजन है, इसको गाने की मर्यादा होती है, तो मैं उस मर्यादा को तो नहीं गा सकता, लेकिन आप बीच में से कुछ हिस्सा बोल सकता हूं। जैसे मैंने बोला पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, तो ये बेसिकली किसके बारे में, ये पूरे हिस्सों का वर्णन कर रहा है कि पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग, ये पूरे की पूरी बाउंड्रीज को काउंट कर दिया, ठीक है। तो उसके आदर्शों को आपको समझना है, वो पता होना चाहिए। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल सॉन्ग, तो उसका सम्मान आपको करना है, आपसे पूछा जा सकता है, राइट, ठीक है। अब राष्ट्रगान आपका कब आपका अधिनियमित किया गया था, आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है 24 जनवरी 1950 अधिनियमित होना चाहिए। राष्ट्रगीत आपका कब आता है, तो राष्ट्रगीत आपका आता है 24 जनवरी 1950, और राष्ट्रध्वज जो आता है आपका वो कब आता है, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 में वह आता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 51 ए का बी, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। हाँ भाई कर लेते हैं कभी कभी। दूसरा आपको देखने को मिलता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष के आदर्शों को हृदय में संजोना। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को हृदय में संजोना, हृदय में संजोना, हृदय में संजोना। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की जो भी आदर्श हैं उनको आप हृदय में संजोइए, हृदय में उनको संजोगे रखे, हृदय में संजोना तथा सम्मान करना, जिनकी वजह से आज हमें आजादी मिली, उनके लिए यह बात कही जाती है, ठीक है। तो चैट इज द आइडियल ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, याद रखना। 51 ए का सी, ये क्या होता है सर, ये होता है बेसिकली देश की एकता व अखंडता की रक्षा, देश की एकता व अखंडता की रक्षा करना, देश की एकता व अखंडता की रक्षा करना, एकता व अखंडता की रक्षा करना, अखंडता की रक्षा करना, देश की एकता व अखंडता की रक्षा करना, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपहोल्ड
यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अरे इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है, मैं भूल जाता हूँ कई बार, आदत पड़ी हुई है ना। 51 का डी देखिए, देश की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, करना है आह्वान किए जाने पर जाना, आह्वान किए जाने पर, आह्वान किए जाने पर जाना, जाने पर जाना, कि अगर आपका आह्वान किया जाएगा तो आपको वहां जाना ही होगा। यह भी आपको देखने को मिलता है, आह्वान किया जाएगा तो आपको जाना होगा। 51 डी का ई हम देख लेते हैं, 51 डी का ई हम देख लेते हैं। हार्मनी एंड ब्रदरहुड को बढ़ावा देना, हार्मनी और ब्रदरहुड को बढ़ावा देना। ये क्या होता है बेसिकली, भाईचारे की भावना को बनाए रखना। इसमें होता है भाईचारे की भावना को बनाए रखना और सौहार्द को बढ़ाना, सौहार्द को बढ़ाना, सौहार्द को बढ़ाना, वह भाईचारे की भावना को बनाना, भाईचारे की भावना को बनाना, बनाना, भाईचारे की भावना को बनाना। ठीक है, चलिए ओके। 51 ए का एफ, एफ को समझिए ये क्या होता है। देश की संस्कृति की रक्षा करना, देश की संस्कृति की रक्षा करना। ठीक है, संस्कृति की रक्षा करना, संस्कृति व आदर्शों की रक्षा करना, रक्षा करना। ठीक है, याद रखना। और बच्चे इसमें आता है महिलाओं का सम्मान करना, देश की संस्कृति व आदर्शों की रक्षा करना व महिलाओं का सम्मान करना, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो महिलाओं के विरोध में हो। ठीक है, ऐसी प्रथाएं नहीं माननी है आपको। ठीक है, ए का एफ है, जी आप देख लेंगे। पर्यावरण की सुरक्षा करना आपको आता है यहां पर, पर्यावरण की सुरक्षा करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना, पर्यावरण की सुरक्षा करना। ठीक है, याद रखना, सुरक्षा करना, संरक्षण करना, सुरक्षा करना, संरक्षण करना, सुरक्षा व संरक्षण करना। ठीक है, चलिए। यूएसएसआर क्या है, ये सोवियत संघ है, जो आज की डेट में रशिया है। मेरे ख्याल से आपको कोई भी समस्या यहां तक नहीं रही होगी। ठीक है, अगले पेज पर अब हम चलते हैं। एच आ सकता है, वैसे एच लिख लीजिए, 8वें नंबर का आ सकता है, तो एच आप लिख लीजिए। एच क्या होता है वो समझ लीजिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आर्जन करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आर्जन करना आपको देखने को मिलता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आर्जन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्जन करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्जन करना, आर्जन करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्जन करना, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, टेम्पर। ठीक है, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना ये बहुत जरूरी होगा, ये बहुत जरूरी होगा। अगर आप साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए जरूरी होगा। ठीक है, एच के बाद हम आगे बढ़ते हैं। 51 ए के एच के बाद आई पर हम जाएंगे, ये पहले नोट कर लीजिए। हाँ भाई अजय, क्या हुआ बताओ, अजय भाई क्या हुआ बताओ।
ठीक है, चलिए। सर आज मेरी बुक आ गई, बहुत अच्छा है, थैंक यू। सर सिलेबस कंप्लीट होने वाले के बाद हमको कितना टाइम मिल जाएगा रिवीजन के लिए? महीना भर मिल जाएगा भाई, कम से कम आराम से महीना भर तो मिलेगा। आई हम देखते हैं, हम 51 ए का आई हम देखते हैं। ठीक है, एच आपने देख लिया, एच के बाद आई देखिए। ठीक है, आई के बारे में हम बात करते हैं। ये है भाई आई जे और के, आई जे और के। 51 ए का आई, 51 ए का जे और 51 ए का के। आई जे और के आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो जी। 51 आई जे एंड के, इसके अंदर हम बात करते हैं आई जे एंड के की हम बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको परेशानी होगी। ठीक है, चलिए। क्या ये क्लास यूट्यूब पे जा रही है? बिल्कुल भी नहीं। एक आई आप समझेंगे, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, सुरक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना, हिंसा से दूर रहना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट 51 ए का जे, ये आपको क्या देखने को मिलता है? निरंतर बेहतरता की ओर बढ़ना, निरंतर बेहतरता की ओर बढ़ना, बेहतरता की ओर बढ़ना, बेहतरता की ओर बढ़ना तथा निरंतर बेहतरता की ओर बढ़ना तथा देश हित में प्रयास करना, देश हित में प्रयास करना, बेहतरता की ओर बढ़ना और देश हित में प्रयास करना। जे के बाद के में आ जाइए। 51 जे के बाद के आ जाएगा आपका, इसको समझ लीजिए। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, ये कैसे? ये शुरुआती तौर पर नहीं था, परंतु 86 संशोधन 2002 के माध्यम से इसको जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसको जोड़ा गया है, हम उसके बारे में बात करते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 क्या कहता है? शिक्षा, ठीक है, शिक्षा का कर्तव्य इसको कहा, शिक्षा का कर्तव्य आप इसे बोलेंगे कैसे? माता पिता का यह कर्तव्य है कि, माता पिता का यह कर्तव्य है कि, यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे को, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे को, के बच्चे को 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना, शिक्षा उपलब्ध कराना।
निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना यह उसकी ड्यूटी होगी। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, ये आपका ऐसे ऐड होता है। बस बच्चे ये होता है खत्म यहाँ पर संविधान का भाग 4A। अब हम बात करेंगे संविधान के भाग 5 के बारे में। नाउ वी टॉक अबाउट द पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नोट हो गया है तो बताइए। कैसे हैं भैया आप? हाँ? So there is a logo of YouTube. Where is the logo of YouTube, boy? I guess there is no logo of YouTube. सर आप हमें हिस्ट्री पढ़ा दो यार। मैं ही तो पढ़ाता हूँ आपको हिस्ट्री। कौन पढ़ा रहा है आपको हिस्ट्री? मुझे समझ में नहीं आता आपको हिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है। कोई अगला आके क्या बैठ के स्टैटिक में दिक्कत आ लग रही है उड़े। अरे भाई स्टैटिक मेरे अलावा कौन पढ़ा रहा है बताओ? आर्टिकल 21 में बच्चों की शिक्षा का अधिकार है। यादव जी का ऐसा कहना है। यादव जी सुनो, माता पिता का यह कर्तव्य है कि बच्चों को शिक्षा दिलाए, जबकि आर्टिकल 21A में लिखा हुआ है कि बच्चे शिक्षा प्राप्त खुद करें। ये बच्चों का अधिकार है, यहां बच्चों का अधिकार नहीं है, यहां माता पिता के कर्तव्य है। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ मैं वीडियो से देखता हूँ। अच्छा सही, शाबाश। अब हम संविधान का भाग 5 शुरू कर लें मैं चाचा। इसी बात करते हो थमा। सर्वर, हाँ सर्वर चेंज है सर। जो ड्यूटीज फॉलो नहीं करेगा उसके साथ क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। हरियाणा जी के स्टार्ट कर दो। अब है हरियाणा जी के का क्या मतलब है भाई? यहाँ पे ज्योग्राफी में क्या दिक्कत है? क्या इशू आ रहा है ज्योग्राफी में? भाई इशू बता करो ना मुझे कि सर ये इशू है, मैं फिर उस हिसाब से रिएक्ट करूंगा। आगे बढ़ो। हो गया भाई वो? अरे हो गया, चलो। अब हम बात करते हैं संविधान का भाग 5 पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ठीक है चलिए। पार्ट 5 की हम बात करते हैं। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं पार्ट 5 की, इसको बोलते हैं केंद्र में शासन। केंद्र में शासन जिसको बोला जाता है, राइट। इसको क्या बोलते हैं भाई जी? इसको बोलते हैं केंद्र में शासन, रूल इन सेंटर। रूल इन सेंटर इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आप उस पर पुट कर ले भाई। मजे ले रहा है। केंद्र में शासन आप लिख लीजिए। इसके अंदर आर्टिकल कौन से है? आर्टिकल है इसमें 52 से लेके 151। अच्छा आप कहाँ से हैं आप लोग? मैंने आप इस बैच में नहीं पूछा ना कभी आप कहाँ से हो। अच्छा आज जो आ रही है ज्योग्राफी में इशू लोगों को थोड़ा। ये बताओ कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो आप? हम्म। अच्छा 52 से 151 है वो, उसको मैं थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ बाबू। जब जब भी रूल की बात आ जाएगी, कि शासन की बात आएगी, तो शासन 3 हिस्सों में होता है। बागपत हूँ, अलवर हूँ, वाराणसी हूँ, आजमगढ़ हरियाणा, जूनपुर।
वेस्टर्न यूपी तक हूँ। बागपत खेकड़ा से, खेकड़ा में यार आया था मैं भाई। रेवाड़ी, रेवाड़ी में भाई बहुत बार आया हूँ मैं, ऐसी बात कौन है। बिहार का लाल, बिहार हरदोई अमेरिका तय हूँ मैं। गंगानगर राजस्थान, बागपत बडोली तय गाँव तय हूँ। औरंगाबाद जिले से हैं सर जी। बिहार मोहिद्दीन, बिहार के लाल। चरखी दादरी तक कौन सा है, अंकुश चरखी दादरी हमारी रिश्तेदारी है भाई। सिकोबाद ते बिहार ते हैं। मोनुद्दीन ते खेकड़ा कबारे आऊंगा यार, खेकड़ा आऊंगा मैं। लक्ष्मीगंज, मुजफ्फरपुर, उत्तराखंड से हूँ। रावत साहब बेरा पाट रहा आपका तो। आप उड़ते हैं यूपी 37, हमारे पास लग गए। अलवरते हैं, ठीक है। सर पैसे दिए दीजिए ना, बुक लेना है। यहीं पढ़ लो भाई, जरूरत को ना। नेपाल से हूँ। राजहंस कहने लग रहे हैं नेपाल से हूँ, मान जा मान जा। जीजे भी गजब हूँ, अबे गजब नहीं गाजियाबाद है वो। चोर नगरिया से हूँ, ये कहाँ पे है। यूपी 75, ओके। नेपाल सोनीपत पे हूँ। भैंसवाल कलां पे, अच्छा। यहाँ कोई तो है जानकार मेरा नहीं पर। भरतपुर पे हूँ, भरतपुर में हमारा मुंडन होता है, और जब मैं छोटा था तो मेरा मुंडन भरतपुर में ही हुआ है। ठीक है चलो। कोलकाता ते हूँ, बिहार ते हूँ, करौड़ी ते हूँ, बहुत बढ़िया, चुरू ते हूँ। ये तो बैच करामाती बैच निकला। मैं तो सोचा था हल्के मोटे बालक हैं इसमें, तो इसमें तो तुमने हैंग कर दिया मैटर। अब ये ऐप का सर्वर जाम कर दोगे तुम, इस हिसाब से तो। पर आप कहां से, मैं आपके दिल से हूं। मुझे बताओ। देखो शासन जब भी आएगा इसके अंदर तीन हिस्से होंगे, ठीक है। तो एक तो आपको देखने को मिल जाएगा कि इसमें कार्यपालिका का है, ठीक है। एक आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, एक तो है इसका कार्यपालिका में है। एक तो कार्यपालिका का हिस्सा होगा, एक विधायिका का हिस्सा होगा, एक का हिस्सा होगा, और एक जो हिस्सा होगा कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा होगा। और एक हिस्सा जो होगा बेसिकली यहाँ पर, जो है जिसको हम बोलते हैं न्यायपालिका। इसी के अधीन इन आर्टिकल्स को अपन डिवाइड करेंगे। फटाफट इन आर्टिकल्स का डिवीजन देख लीजिए। छवि कहां से हैं आप। एग्जीक्यूटिव, दिस इज लेजिस्लेटिव, एंड दिस इज जुडिशियरी। इसके बारे में आप सभी जानते हैं कि किससे क्या होता है, ठीक है। बलिया, अच्छा। अब यहां समझना बाबू, जैसे कोई कार्यपालिका के लिए है तो इसके लिए आर्टिकल 52 से 78 है। तो जो 52 से 78 के बीच में आएंगे वो कार्यपालिका से होंगे। जो विधायिका में होंगे वो आर्टिकल 79 से लेकर 122 के बीच में होंगे। और जो न्यायपालिका में है वो 124 से लेकर 147 के बीच में होंगे। एंड आपको एक पोर्शन देखने को मिलता है, इस पोर्शन की चर्चा कुछ इस प्रकार से की जाती है कि जितने भी ऐसे लोग होंगे, जितने भी ऐसे लोग होंगे जो यहां पर होंगे, वो आर्टिकल आर्टिकल 144 या 148 से लेके 151 तक होंगे। वो सारे के सारे पर्सन्स या पर्सनल्स वो होंगे जो बेसिकली रिलेट करेंगे भला किस चीज से। सर 148 से लेके 151 के बीच वाले जितने भी लोग होंगे वो किस चीज से रिलेट करेंगे पता है सर आपको, मैं किससे रिलेट करेंगे। सर ये कैग होंगे, इनको लोकलेखा कहा जाएगा। पर ठीक है भाई, ठीक है, ऑडिटर्स कहेंगे इनको, जिनका काम क्या होता है ऑडिट करना, ठीक है, खर्चा देखना। हरियाणा जीके की, ठीक है भाई, मैं कोशिश करूंगा कि हरियाणा जीके की एक प्लेलिस्ट बना दूं, टेंशन मत लो, ठीक है। अब मुझे बताइए, पॉलिटी की बुक इंग्लिश में आ जाएगी, अभी कुछ दिन में आ जाएगी। अलीगढ़ से हूं, बहुत बढ़िया बाबू अरुण। अब यहां पे समझिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी, ये चार हिस्से होंगे। न्यायवादी, इनके लिए आर्टिकल्स भी अलग अलग होते हैं। जैसे यहां पर आर्टिकल होंगे,
52 62 63 71 74 75 78 और 76। बाकी के जो आर्टिकल्स होंगे वो मिसलेनियस होंगे, इसी से रिलेट करेंगे। ठीक है, चलिए। विधायिका के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी संसद, राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इनके अधिकारी यानी ऑफिसर्स, और इसकी प्रक्रिया काफी बड़ी बड़ी प्रक्रियाएं हैं तो वो यहां आएंगी। आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, और इनके लिए बड़े बड़े आर्टिकल्स हैं, काफी सारे हैं। ठीक है, चलिए। जुडिशरी की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलता है केवल और केवल। सर्वोच्च न्यायालय देखने को मिलता है, न्यायालय देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, क्लियर। ठीक है, नोट करिए। तो ये यहां तक रहेगा बाबू। ठीक है, चलो। इसके बाद जितनी भी बातें होंगी हम अगली क्लास में देखेंगे और इनको समझेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रहेगी। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे फिर हम। कल की क्लास में राष्ट्रपति पूरा कंप्लीट हो जाएगा, देन उपराष्ट्रपति की बात अगली क्लास में करेंगे। तो यूपीएससी के लिए पॉलिटी की बुक सही है, बनी ही उस लिए है वो विमल। चलो राहुल भाई, तुम्हारी एरर को देख लेंगे, बहुत बढ़िया संभल से। ठीक है, थैंक यू विवेक भाई। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, आपसे अगली क्लास में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।